देखिए, जब बात आप लोगों के सामने फिलॉसफी और दर्शन की जब होती है तो लगता है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। क्या होने लगी ये बात, ये थोड़ी बहुत कठिन बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी भी इसी ज़मीन से निकलती है ना। इंसान ही उसके बारे में सोचता है, दर्शन शास्त्र के बारे में। और दर्शन शास्त्र को कोई कितना भी जटिल बना ले, कठिन बना ले, या आपको कठिन लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज जो है उसका कहीं ना कहीं वो एक तरह का एक अक्कासी बोलते हैं उसको, एक रिफ्लेक्ट करता है समाज को। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो जो भौतिक अवस्था होती है, जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था होती है, फिलॉसफी भी उसी का एक रिफ्लेक्शन होता है। फिलॉसफी ऐसा नहीं हो सकता है कि फिलॉसफी कहीं और बात कहेगी और समाज में कुछ और चलेगा। समाज में जो कुछ चलता है उसका ही एक तरह का वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, हाँ, अगर गर्मी का मौसम है तो फैन चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो जब आप फैन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं फैन जो है गर्मी की निशानी है ना, ये गर्मी है। हम जब अपने कपड़े अपने ऊपर हम स्वेटर पहने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं सर्दी की निशानी है। उसी तरह से जो विचारधारा है, जो दर्शन शास्त्र है, जो फिलॉसफी है, वो वही है जो समाज में चल रहा है। समाज में जो आर्थिक और समाज के अंदर में जो सामाजिक जो बहाव है, जो परिस्थितियां हैं, उसी का वो क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्शन है, एक तरह का वो एक छाया है। इसलिए कभी भी दर्शन शास्त्र को पढ़ दिए तो समाज को भी समझिए, और समाज को पढ़िए तो दर्शन शास्त्र को भी पढ़िए। यानी दर्शन शास्त्र और समाज, अर्थव्यवस्था और विचार में बहुत ही डायलेक्टिकल रिलेशन है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर इनका स्वास्थ्य बेहतर है तो इनके चेहरे पे भी चमक अच्छा होगा कि नहीं होगा? कोई बीमार आदमी कितना भी साबुन लगा ले लेकिन उसके चेहरे पे चमक नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो विचारधारा है, वो समाज में क्या चल रहा है, उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है। हमने आप लोगों को पिछले क्लासेस में गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ाया, और बहुत लोग गौतम बुद्धा को ऐसे समझते हैं कि गौतम बुद्धा भगवान थे, बहुत ज्ञानी थे, एक दिन रात में उनको ज्ञान आ गया, गया पहुंच गए और ज्ञान की देवी ने उन्हें ज्ञान दे दिया, बहुत महान हो गए। ऐसी बातें इतिहासकार नहीं करते हैं। इतिहासकार की पूरी कोशिश है कि गौतम बुद्धा ने जो कहा वो क्यों कहा, गौतम बुद्धा ने जो बोला वो क्यों बोला, गौतम बुद्धा ने किसी चीजों की तायीद की यानी समर्थन किया तो क्यों किया, कोई लोग क्यों गौतम बुद्धा का समर्थन किए, कोई लोग क्यों गौतम बुद्धा का विरोध किए, क्यों गौतम बुद्धा 500 BC में ही पैदा हुए, उससे पहले क्यों नहीं पैदा हुए। तो इतिहासकार क्या करता है, जमीन पे चलने वाली चीजों को विचारधारा और दर्शन से उसका संबंध दिखाने की कोशिश करता है ना। जैसे डॉक्टर, अगर आपके पैर में दर्द है तो डॉक्टर ब्लड चेक करता है और कहता है कि शुगर लेवल बढ़ गया है, इसीलिए पैर में आपको घुटने में दर्द है या पैर में दर्द है। तो उसका एक रिलेशन बताया। ऐसा नहीं कहा कि पैर में दर्द है क्योंकि आपको किसी भूत ने आपको कुछ जादू टोना कर दिया है ना। तो इतिहासकार का काम है आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियां चल रही है उसके साथ दर्शन शास्त्र का रिलेशन करना। यानी दर्शन शास्त्र कभी भी तीसरी या चौथी दुनिया की बात नहीं होती है, दर्शन शास्त्र हमेशा आपकी दुनिया की बात होती है। अगर कुछ दार्शनिकों ने जाति व्यवस्था को सही ठहराया है तो ये मत समझना कि भगवान ने जाति प्रथा को सही ठहराया है या गॉड ने जाति प्रथा को सही ठहराया है। उस व्यक्ति ने गॉड का सहारा लेके जाति प्रथा को सही ठहराया ताकि जब जाति प्रथा बनी रहेगी तो कुछ लोगों को उससे फायदा मिलेगा।
समाज में कुछ लोग बगैर काम किए हुए धान गेहूं उनके घर पहुंच जाता है। समाज में कुछ लोगों को जब उस बाहर चलते हैं तो उनको सब लोग सलाम नमस्ते करते हैं, और कुछ लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन उनके स्पर्श से लगता है कि अरे अरे हम तो अपवित्र हो गए। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि आर्य शर्मा बता रहे हैं कि 3 वर्णों की सेवा शूद्र कर रहा है, और शूद्र को ही कहा जाए कि वो चोर है, वो क्रूर है, काम करने वाले को ही बदनाम करना है ना। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी क्या दूसरी दुनिया की बात होती है? नहीं। आर्य शर्मा आपसे कहेंगे कि फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफर, कोई भी व्यक्ति कितना भी दूसरी दुनिया की बात करने की कोशिश करे, आपको घबराना नहीं है। कोई भी फिलॉसफी के संबंध उस जमाने के बातों से, उस जमाने के सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं से होता है। इसलिए अगर कोई भी उपदेश दे रहा है तो उपदेश देने वाला क्या उपदेश दे रहा है उसके पीछे आपको देखना होगा कि क्यों ऐसा उपदेश दे रहा है, उसके पीछे उसका क्या स्वार्थ है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिलॉसफी एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में किस तरह का दर्शन शास्त्र था? क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा दर्शन शास्त्र था कि सारे मर्द और औरत बराबर हैं? क्या इस तरह का दर्शन शास्त्र था कि लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या इस तरह का दर्शन शास्त्र था कि सबको वोटिंग करने के अधिकार मिलने चाहिए? नहीं था, क्योंकि उस जमाने में जब डेमोक्रेसी थी ही नहीं तो उस जमाने के दर्शन शास्त्र भी डेमोक्रेसी की तरह नहीं हो सकते हैं। उस जमाने के दर्शन शास्त्र उस जमाने के मुताबिक ही होंगे। याद रख, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा जमाना वैसा ही दर्शन, जैसा दर्शन वैसा ही जमाना। ऐसा नहीं हो सकता है कि बकरी के बदन पे, बकरी के शरीर पे आप शेर का सर लगा दें, या शेर के सर पे आप बकरी का सर लगा दें। नहीं हो सकता है। शेर के सर पे शेर का, शेर के बदन पे शेर का सर। तो हम सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि दर्शन शास्त्र हवा की कोई चीज नहीं होती है। विचारधारा कोई हवा में नहीं होती है। विचारधारा जमीन से निकलती है। उस जमाने में जो आर्थिक और जो सामाजिक परिस्थितियां होंगी वैसे ही दर्शन शास्त्र भी होंगे। दर्शन शास्त्र जो है वो उस जमाने की बात है। अब जब एंशिएंट इंडिया में 5वीं सदी के बाद से आप लोग देख रहे हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में कि जाति व्यवस्था आ चुकी है। जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था आ चुकी है। जातियां बाद में आई, पहले वर्ण व्यवस्था था। 4 तरह के वर्ण थे। सोसाइटी थी चतुर्वर्णा, यानी 4 वर्णों में बटी हुई थी। सोसाइटी जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है। और आज हम फिर प्रोफेसर आर्य शर्मा की किताब से कुछ नोट्स लेके आपको पढ़ा रहे हैं। सोसाइटी एंशिएंट टाइम में वर्णा में डिवाइडेड था। इसलिए उस जमाने के जो फिलोसोफर थे उन लोगों ने वर्णा को ही मजबूत करने वाली विचारधाराएं दी हैं उस जमाने में। कुछ ऐसे भी फिलोसफी हुए हैं जिन्होंने वर्णा धर्म का विरोध भी किया है, लेकिन बातचीत जो भी हो रही है वो वर्णा धर्म के ही आसपास हो रही है। यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जब वर्णा सिस्टम 4 तरह के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, तो जो उस जमाने के फिलोसोफर थे उन्होंने भी इस वर्णा धर्म के आसपास कहना शुरू कर दिया फिलोसोफर ने कि इंसान को चाहिए कि वो अपने जिंदगी में 4 गोल की प्राप्ति के लिए काम करे। इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में 4 गोल को प्राप्त करने के लिए वो इंसान काम करे। यानी वर्णा सिस्टम से मिलता जुलता फिलॉसफी भी निकल रहा है ना। अगर आपके पास आटा है तो उसे पूड़ी ही निकलेगी ना भाई। आटा से तो आप भात तो, राइस तो नहीं बना सकते, चावल से राइस निकलेगा। तो उसी तरह से जब वर्णा सिस्टम जो है डिवाइड है सोसाइटी 4 वर्णों में, तो फिलोसोफर भी कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं कि देखो इंसान को अपनी जिंदगी में 4 गोल को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कौन कौन से गोल है वो मैं बताऊंगा। और जो फिलोसोफर्स थे उनका भी काम यही था
कि सोसाइटी में लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए कि वो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक ही चले। यानी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाले ही फिलॉसफी उस जमाने में पैदा हुई, क्योंकि जब सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था है तो फिलॉसफी वर्ण व्यवस्था से अलग होगी कि उससे मिलती होगी? बताइए, मिलती होगी। ये दूसरी बात है कि गौतम बुद्धा और जैन फिलॉसफी बाद में आके उस वर्णा सिस्टम का क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जो फिलॉसफी जो कोर में निकल रही है वो वही निकल रही है कि वर्णा सिस्टम को हमको मजबूत करना है, और उसको मजबूत करने के लिए यही फिलोसोफर कह रहे हैं, दार्शनिक कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। वो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात हो। और इसी से मिलता जुलता वो बातें कर रहे हैं कि इंसान को 4 गोल की प्राप्ति करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। 4 गोल हम बताते हैं। पहला क्या है? धर्म। धर्म की प्राप्ति के लिए इंसान को कोशिश करना चाहिए, और ये पूरी कोशिश फिलोसोफर की यही है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। सामाजिक जो ताना बाना है, जो जाति पर आधारित जो समाज है, उसको बनाए रखने के लिए पूरी फिलोसफी लिखी गई है। तो कहा गया है कि इंसान को 4 गोल की प्राप्ति करनी चाहिए। पहला धर्म, ठीक है। दूसरा अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड। तीसरा कामा का मतलब होता है कि प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, शारीरिक सुख की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और चौथा मोक्ष, यानी साल्वेशन, मुक्ति पाने के लिए काम करना चाहिए। तो उस जमाने के जितने भी फिलोसोफर थे, वर्ण व्यवस्था आने के बाद एंशिएंट इंडिया में जो उन्होंने फिलोसफी दी है, उसमें उन्होंने यही कोशिश की है कि समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो व्यवस्था है उसको बनाया जाए, और जो इंसान है उसको 4 कामों के लिए प्रेरित किया जाए। धर्म की प्राप्ति करो, अर्थ की प्राप्ति करो, और कामा की प्राप्ति करो, और मोक्ष की प्राप्ति करो। तो ये कहीं ना कहीं ये जाति व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था से इससे मेल खाते हैं, इस तरह के विचारधारा। और कामा यानी फिजिकल प्लेजर, मोक्षा का मतलब साल्वेशन। तो उन लोगों ने अपनी बातों को जाहिर करने के लिए लिखना भी शुरू किया। इन्होंने, फिलोसोफर ने अपनी बातों को बहुत सारी राइटिंग्स की, और उसमें कौटिल्य का नाम आता है। आप लोगों, मैंने पूछा था कि सर कौटिल्य को कब पढ़ाएंगे, तो अभी कौटिल्य को हम अभी इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं। तो जो कौटिल्य की किताब थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने ज्यादातर इकोनॉमी वाले मैटर को डील किया है। और भी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और बातें नहीं है, लेकिन उसका प्राइम फोकस जो है वो इकोनॉमी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र उस जमाने में लिखी गई, जिसमें मनुस्मृति भी है, जो धर्मशास्त्र थी उसका काम था लॉ बनाना, ताकि सोसाइटी और स्टेट को गवर्न किया जाए। और जो लॉ बने थे वो जाति प्रथा को बनाने के लिए बने थे। वो लॉ बने थे वो जाति प्रथा को मजबूत करने के लिए बने थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने अपने आंदोलन में मनुस्मृति यानी धर्मशास्त्र को पब्लिकली लोगों के सामने उसको जला दिया था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि धर्मशास्त्र के अंदर में जाति प्रथा की बातें लिखी गई है, इसमें न्याय की बातें नहीं कही गई है, समाज में वर्ण व्यवस्था बनाने की बात की है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मानने की जरूरत है, ना कि धर्मशास्त्र मानने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि जब धर्मशास्त्र लिखा गया, उस जमाने में सोसाइटी जाति पर आधारित थी, तो उसकी जरूरत उस समय लोगों को महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी समझदार हुई, निचले तबके के लोगों ने अपने अधिकार को समझा, तब जब इसके बाद विरोध हुआ। तो आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि धर्मशास्त्र बहुत ही महान किताबें हैं। आज भारत में अगर सबसे बड़ी कोई किताब है तो वो है भारत का संविधान, न कि धर्मशास्त्र। तो आज चूंकि भारत में डेमोक्रेसी आ चुकी है, आज वंचित तबका एसटी, एससी, ओबीसी जागरूक हो चुका है, तो आज देख रहे हैं धर्मशास्त्र का वैल्यू खत्म हो गया है, हो नहीं हो सकता। लेकिन जब जिस जमाने में वर्ण व्यवस्था का माहौल था, तो उस समय धर्म शास्त्र को ही पवित्र ग्रंथ समझा जाता था। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, धर्मशास्त्र खत्म पूरी तरह से हुआ है ये मैं यकीन नहीं करूंगा। हो सकता है कि धर्मशास्त्र जो है उसको पब्लिकली कोई सपोर्ट नहीं करते होंगे,
लेकिन अभी भी हमारे समाज से जाति प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कानून की किताब में जाति प्रथा नहीं है। जैसे इस क्लास के अंदर में सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सब लोग एक साथ खा सकते हैं, एग्जाम सब लोग एक साथ दे सकते हैं, टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसमें अगर मैं टीचर हूं और मुझे पता चल गया कि ये भाई हमारे कास्ट के हैं तो तुम 2 नंबर ज्यादा ले लो, मुझे पता चला ये भाई ये मेरे कास्ट के नहीं थे, इनको 2 नंबर मैं कम दे दूंगा। ये ऐसा सारे टीचर नहीं करते हैं, लेकिन आज भी ये परंपरा, गलत परंपरा खत्म नहीं हुई। राजस्थान में आपने पेपर में सुना होगा, अलग अलग मटके में पानी रखा जाता है। एक मटके में टीचर पिएंगे, एक मटके में ऊंची जाति के लोग पिएंगे और एक मटके में जो नीची जाति का। लेकिन एक बात, कोई नीची जाति का होता नहीं है, ये बार बार मैं कहता हूं, वो कहने के लिए कह दिया जाता है। कोई मानव सब बराबर है, कोई निचली जाति का नहीं होता है। समाज ने शोषण करने के लिए व्यवस्था बना दी है। तो धर्मशास्त्र जो था वो कानून की किताब है जो समाज को गवर्न करने के लिए, जो जाति प्रथा को बनाने के लिए, जो जाति प्रथा को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद जो काम सूत्रा भी उस जमाने में लिखा गया। काम सूत्रा के अंदर में आपको फिजिकल प्लेजर लेने के जो तरीके हैं उसके बारे में भी पूरा विस्तार के साथ है। और ये सारी चीजें बहुत सारे विदेशी स्कॉलर लोगों ने उसका ट्रांसलेशन किया है और बहुत ही पॉपुलर दुनिया में वो किताबें हैं। तो आप इसको देखेंगे कि आप इस तरह से देखेंगे कि जो चतुर्वर्णा सिस्टम था, जो 4 वर्णा का जो सिस्टम था, उससे रिलेटेड उस जमाने में दर्शन शास्त्र भी निकल रहे हैं और उससे रिलेटेड उस जमाने में बातें भी कही जा रही है। मगर इसका विरोध भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब वही बात कर रहे हैं, लेकिन एक डोमिनेंट थिंकिंग वही है कास्ट सिस्टम वाली, कास्ट को बचाने के लिए। और एक और बात आर्य शर्मा का कहना है कि अगर आप उस जमाने की फिलॉसफी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका ज्यादातर जो फोकस था वो दुनियावी मामले का था। उसका मतलब मटेरियल वर्ल्ड पे ज्यादा वो फोकस करते थे, अर्थ, कामा। और जो साल्वेशन का जो मामला था, यानी जो मुक्ति का मामला था, उसको वो ज्यादा टच नहीं करते थे। यानी मुक्ति का जो मामला था उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस नहीं था, फोकस ज्यादा उनका मटेरियल मैटर के ऊपर था। ये आर्य शर्मा के मुताबिक है। और इसलिए बाद में चल के जो फिलोसोफर जो हुए उन लोगों ने मुक्ति को फिलोसफी का मेन हिस्सा बनाया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, फिर से सुनिए, कि उस जमाने में चतुर्वर्णा जब सिस्टम थी, जब वर्ण पे आधारित, भेदभाव पे आधारित समाज थी, तो उस जमाने में जो कानून थे, जो दर्शन थे, वो ऐसे ही दर्शन थे जो जाति प्रथा और ये सबको बनाने वाले थे। और उस जमाने में इंसान को 4 गोल प्राप्त करने के लिए कहा गया था। धर्म की प्राप्ति करो, अर्थ की प्राप्ति करो, और कामा की प्राप्ति करो, और मोक्ष की प्राप्ति करो। लेकिन देखा ये गया कि ज्यादातर फोकस जो था वो था मटेरियल वर्ल्ड की। लेकिन जो साल्वेशन का जो पहलू था, जो मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो बाद के जो फिलोसोफर हुए उन लोगों ने मुक्ति कैसे पाएं इसी पे ज्यादा फोकस किया। और इसी तरह से दर्शन शास्त्र जो है उसका विकास तेजी से होने लगा। और जो सबसे बड़ा इशू था दर्शन शास्त्र में कि जो जिंदगी और मौत का जो साइकिल है, बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो गौतम बुद्धा ने सबसे पहले बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले सोचा और उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में दर्शन देने की कोशिश की। बाद में बहुत सारे ब्राह्मण दर्शनों ने भी बुद्ध के बाद अपने अपने तरीके से उसको उस विषय पे बोला। यानी एंशिएंट टाइम में जिंदगी और मौत जो है उसके साइकिल से कैसे मुक्ति पाना है, वो भी फिलोसोफर का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो 6th सेंचुरी एडी तक आते आते भारत में 6 तरह के स्कूल फिलोसफी में डेवलप हुए। ये याद रखिए, ये चीजें एमए पीएचडी तक आपको याद करने की जरूरत है। 6 तरह के स्कूल हुए, पैदा हुए। एक का नाम था पहला का साख्या, योगा, न्याया, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। ये 6 तरह की फिलोसफी हैं। और जब ये 6 तरह की फिलोसफी अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के प्राचीन व्यवस्था के एंशिएंट फिलोसफी के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे।
तो आज के क्लास में मैंने क्या किया है, फिलॉसफी के बारे में एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की है। अगर आप लोग इस क्लास में सब कुछ भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं रहा, तो मैं उसको एक बार फिर संक्षेप में यही कहना चाह रहा हूं कि जब सोसाइटी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, तब उसके बाद से जो दर्शन शास्त्र जो डेवलप हुआ, उस दर्शन शास्त्र का जो मेन कंसर्न था वो समाज को रेगुलेट करना था। चूंकि समाज के अंदर में वर्ण व्यवस्था को बनाना बहुत बड़ा, उस पर बहुत ज़्यादा जोर था, इसलिए फिलोसोफर लोगों ने भी अपनी राइटिंग में वर्ण व्यवस्था को बचाने की कोशिश की है। ये दूसरी बात है कि बुद्धा ने उसको आके वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। उस जमाने के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने इंसान को 4 चीजें प्राप्त करने के लिए बात कही है: धर्म, अर्थ, कामा और मोक्षा। और जो फिलोसोफर थे उन लोगों ने ज्यादातर मटेरियल यानी भौतिक, बस भौतिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा लिखा। लेकिन बाद में चल के साल्वेशन यानी मोक्ष के बारे में भी फिलोसोफर ने इंगेज करना शुरू किया। और इसके साथ साथ फिलोसफी का उदय हुआ। और जो पहला सवाल था, जो मुख्य सवाल था, वो ये था कि इंसान जन्म और मृत्यु के रीक साइकिल से कैसे अपने आप को मुक्त करे। गौतम बुद्धा ने सबसे पहले इसको डिस्कस किया है, लेकिन बाद में ब्राह्मण दार्शनिकों ने भी इस विषय पे लिखना शुरू किया। और भारत में 6 सेंचुरी तक आते आते भारत में 6 तरह के स्कूल डेवलप हुए फिलोसफी के, जिनके नाम हैं साख्या, योगा, न्याया, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। अब जब आप इसको थोड़ा डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोगों का इंडियन फिलोसफी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, विचारधारा फिलोसफी कभी भी हवा में तैरने वाला कोई बादल नहीं होता है, बल्कि वो समाज का और अर्थव्यवस्था का और भौतिक दुनिया का एक तरह का प्रतिबिंब होता है। अगर गर्मी का मौसम है तो पंखे चलेंगे, सर्दी का मौसम है तो लोग आग के पास बैठेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है कि गर्मी के मौसम में कोई आग के पास बैठ के कहे कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए अगर समाज में जातिवाद है, समाज में गैर बराबरी है, तो उस जमाने के जो फिलोसोफर होंगे वो भी जातिवाद के बारे में उसका समर्थन करेंगे, जातिवाद को सही कहेंगे। लेकिन जो दूसरे फिलोसोफर होंगे, जो शोषित होंगे, वो जातिवाद के विरोध में लिखेंगे। तो बात यही है कि सोसाइटी जो है उसी का रिफ्लेक्शन, इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन दर्शन है। आम के पेड़ में आम ही लगेंगे, इमली के पेड़ में इमली ही लगेंगे। इसलिए दर्शन शास्त्र को कभी भी जब आप पढ़ें, या कोई ये महान बातें हैं, अरे ये बातें हमको समझ में नहीं आती है, दर्शन शास्त्र अगर आप पढ़ें तो उसमें 2 ही चीज हो सकती है। कुछ लोग समाज में ताकतवर लोगों की बातों को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही रिफाइन तरीके से, और कुछ लोग समाज में गैर बराबरी को तोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन में, ज्योतिबा फूले के दर्शन में समाज में गैर बराबरी को तोड़ने की बात हुई है, और जो दूसरे लोग हैं उनके दर्शन में समाज में ताकतवर को और ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। इसलिए दर्शन शास्त्र को आप लोग पढ़िए, भागिए मत और कभी डरिए मत, क्योंकि जो भी दार्शनिक है वो या तो ताकतवर लोगों के हित में बात कर रहा है या कमजोर लोगों के हित में बात कर रहा है। वो कोई आसमान में ऐसे तैरने वाला कोई बादल नहीं है कि उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है।